गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे। जो रासायनिक यौगिक हैं ये एरिल रासायनिक यौगिक हैं। जैसे हमने हेलो एरिन के बारे में बात की थी, ठीक इसी तरह यहाँ पर जो रासायनिक यौगिक हैं, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक जो हेलो एरिन के रूप में निर्मित किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है DDT। जैसा कि हम DDT के बारे में यदि बात करें तो यदि हम DDT के बारे में देखें, क्योंकि इसका यदि उपयोग किया जाता है घरों में या हम कह सकते हैं कि बाहर एटमॉस्फेयर में या बाहरी वायुमंडल में, तो ये जो DDT है इसका उपयोग आप देखेंगे कि यहाँ जैसे मान लीजिए कहीं पानी रुका हुआ है, ये मान लीजिए रुका हुआ पानी है, तो रुके हुए पानी में आपको पता ही है कि इसमें मच्छर के जो अंडे होते हैं वो पनपते हैं। तो यहाँ मच्छर के अंडे हैं और इस अंडों को नष्ट करने के लिए DDT का प्रयोग किया जाता है। मच्छर के अंडे हैं और यही अंडे यदि यहाँ पर DDT का छिड़काव नहीं किया गया तो ये अंडे जो है मच्छर के रूप में बड़े हो जाएंगे और फिर ये इससे हमको मलेरिया की बीमारी हो सकती है। तो मलेरिया से बचाने के लिए रुके हुए पानी में DDT का छिड़काव किया जाता है। ठीक इसी तरह जो नालियां होती हैं उन नालियों में भी छिड़काव करने के लिए DDT का उपयोग किया जाता है। और जो DDT है यह एक हेलो एरिन यौगिक है। इसके बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जोडलर, इन्होंने इस पर अध्ययन किया और उन्होंने जोडलर एक और वैज्ञानिक है, इनका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे इन्होंने इस पर अध्ययन किया और इन्होंने ये देखा कि जो DDT है इसका यदि हम प्रयोग करें तो मलेरिया के जो कीटाणु हैं, मलेरिया के जो अंडे हैं वो नष्ट किए जाते हैं इसकी सहायता से। तो मलेरिया के अंडों को नष्ट करने के लिए इस DDT का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले USA, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी अमेरिका की बात करें या आप USA की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आजकल DDT का प्रयोग रुक गया है, क्योंकि इसकी जगह पर इसके अल्टरनेट के रूप में दूसरे रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये काफी पुराना है ये यौगिक। यदि हम इसके निर्माण की बात करें, क्योंकि सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने ही इसे बताया था और उन्होंने ये कहा कि मच्छर के अंडों को नष्ट करने के लिए हम DDT का प्रयोग नालियों में या रुके हुए पानी में कर सकते हैं, या जिस क्षेत्र में भी गंदगी है जहां पर कि आपको पता है कि मच्छर के अंडे पनप सकते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए DDT का छिड़काव किया जाता है। प्राचीन काल में भी DDT का छिड़काव किया जाता था, लेकिन आजकल इसका प्रयोग धीरे धीरे कम हो गया है और इसके स्थान पर हम दूसरे जितने भी यौगिक हैं उनका प्रयोग करते हैं। और इसकी सहायता से हम इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि DDT क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। क्योंकि माइकल फैराडे ने इसके निर्माण के बारे में बताया, क्योंकि जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं घरों में उसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसका निर्माण। इसके निर्माण के लिए सबसे पहले एक यौगिक है जिसका नाम है ये संरचना, इसके बारे में आपको पता ही है, और इस संरचना को हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्योंकि यहाँ पर CH मौजूद है तो यहाँ पर हम H दिखा सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर एक दूसरा क्लोरोबेंजीन होगा इस प्रकार से Cl, और ये H, यहाँ पर कार्बन होगा। क्योंकि सभी जगह आप देखिए यहाँ पर CH मौजूद है, इस प्रकार से CH यहाँ मौजूद है। ये संरचना इस प्रकार से बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए दो अणु आपको दिखाई दे रहे हैं और ये दो अणु, इसको आप प्लस कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी वही संरचना आपको दिखाई देगी CH, 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 C। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी CH होगा। ये संरचना है ये क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोबेंजीन, जो कि एक हेलो एरिन है। इस पैराक्लोरोबेंजीन पर
यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 2 पैराक्लोरोबेंजीन है, 2 मोल। तो इसमें आप लिख सकते हैं, सबसे पहले यदि हमको DDT का निर्माण करना है तो इसके लिए 2 मोल हमको पैराक्लोरोबेंजीन लेना होगा और इसमें हम क्रिया कराएंगे क्लोरल की। इसके लिए हम लिख सकते हैं इसे CCl3CHO, CCl3CHO। चूंकि यहाँ पर देखिए एक क्रियात्मक समूह आपको दिखाई दे रहा है, इस क्रियात्मक समूह को हम एल्डिहाइड कहते हैं और यह जो एल्डिहाइड है इसलिए इसको हम कहेंगे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर देखिए एक कार्बन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और दूसरा कार्बन ये है, तो यहाँ पर आप देखिए ये है CCl3, जैसे हम लिखते हैं CH3CHO। इसका नाम आपको मालूम ही है, इसे हम क्या कहते हैं, एसिड एल्डिहाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इन 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम 3 क्लोरो समूह के द्वारा करते हैं। इसे हम यदि हमें इसको बनाना है, इसका नाम है क्लोरल या इसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड या आप क्लोरल कह सकते हैं। क्लोरल क्योंकि यहाँ पर अल प्रत्यय लगता है, जितने भी एल्डिहाइड होंगे या एल्डिहाइड युक्त क्रियात्मक समूह वाले जो भी यौगिक होंगे उनमें अल प्रत्यय लगता है और इसलिए इसका नाम है क्लोरल। और यदि हम साधारण नाम देखें तो इसे हम कहेंगे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। यदि इसका निर्माण करना है तो इसके लिए हम एसिटल्डिहाइड की सहायता से इसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो 3 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन आप यहाँ से करेंगे। यहाँ इसको आप H3 नहीं लिखेंगे बल्कि इसे लिखेंगे आप 3H। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3H का प्रतिस्थापन हम करेंगे और यहाँ पर 3 क्लोरो समूह इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप +3Cl, तो 3Cl के परमाणु इसके साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो क्लोरीन का परमाणु है ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है और 3 क्लोरो समूह इसके साथ जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर क्लोरल के साथ आप 2 मोल पैराक्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएंगे। जब इसके साथ इसकी क्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर एक O दिखाई दे रहा है और ये 2 H दिखाई दे रहे हैं, ये इसके साथ आप देखिए यहाँ पर से एक H2O का अणु निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है यहाँ पर और पैराक्लोरोबेंजीन के जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये इसके साथ क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद यहाँ पर क्या चीज बच रही है, CHCl3। तो यहाँ पर इस संरचना को हम इस प्रकार बना सकते हैं, इसे हम लिखेंगे इस प्रकार से यहाँ Cl इस प्रकार के स्ट्रक्चर और इसे आप जोड़ दीजिए इस प्रकार से, यह जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देखिए CHCl3 ये संरचना दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर देखिए H2O का एक अणु निकल गया। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं +H2O या यहाँ पर आप यहीं पर लिख दीजिए -H2 इस प्रकार से। तो यहाँ इस -H2O आपने निकाल दिया तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ और यहाँ हमने इंगित भी कर दिया है कि ये 2 हाइड्रोजन इसके और एक ऑक्सीजन जो है क्लोरल का निकल गया और ये H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 2 मोल पैराक्लोरोबेंजीन और क्लोरल की क्रिया के द्वारा क्या बन रहा है, जो यौगिक निर्मित हो रहा है उसे हम कहते हैं DDT। इसका मतलब है डी से डाइक्लोरो, तो इसे हम DDT कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो DDT है इसमें जो पहला D है इसका मतलब है डाइक्लोरो और जो दूसरा D है इसका मतलब है डाइफेनिल। यहाँ पर देखिए 2 फेनिल समूह दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ 2 क्लोरो है इसलिए इसे हमने डाइक्लोरो लिखा और 2 फेनिल समूह है इसलिए लिखेंगे हम डाइफेनिल
और क्या लिखा हुआ है, ट्राइक्लोरो। यहाँ ट्राइक्लोरो दिखाई दे रहा है, इसे लिखेंगे ट्राइक्लोरो। एसीटल्डिहाइड, तो इस प्रकार से आप इसका नाम दे सकते हैं, या ट्राइक्लोरो। यहाँ पर कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट चुका है, तो अब यहाँ आप इस एसीटल्डिहाइड ना लिख करके आप डायरेक्ट इसे लिखेंगे एथेन, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, इथेन, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या यहाँ 1 है और ये कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है। तो जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसे हम एथेन कहते हैं। तो यदि हम एथेन की संरचना लिखते हैं तो एथेन की संरचना को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, CH3CH3, इस प्रकार की संरचना होती है एथेन की। तो यहाँ पर आप देखिए जो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ इस 2 हाइड्रोजन में आप देखिए 2 पैराक्लोरोबेंजीन यहाँ आ जाएगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर जो 3 क्लोरो समूह है वो 3 हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए हैं। तो इसलिए हम इसका नाम यदि लिखें तो इसे हम डीडीटी के रूप में लिखते हैं कि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब निर्माण इसका किया गया तो इसमें जो ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड लिया गया और 2 मोल पैराक्लोरोबेंजीन लिए, तो इसके द्वारा जल का 1 अणु मुक्त हो रहा है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो जो यौगिक हमको प्राप्त हो रहा है उसे हम डीडीटी कहते हैं। तो इसके भौतिक गुणों की बात करें हम, तो यदि हम यदि इसकी संरचना बनाते हैं तो संरचना में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हम एथेन कह रहे हैं तो एथेन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है। जैसा कि हमने संरचना में देखा है, अगर डायरेक्ट यदि हम इसको समझने के लिए यदि हम देखें तो इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं, जैसे CH3 ये संरचना है आपकी, इसे हम एथेन कहते हैं। तो एथेन में से सबसे पहले आप देखिए 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा C। यहाँ पर आप बता सकते हैं ये संरचना, जिसमें से एक संरचना यहाँ पर इसकी है और जो दूसरा हाइड्रोजन है इसके साथ दूसरा पैराक्लोरोबेंजीन जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये संरचना है। तो यहाँ पर हो गया 2 हाइड्रोजन निकल चुका है, जो तीसरा हाइड्रोजन है वो यहाँ मौजूद है। और उसके बाद जो दूसरा कार्बन है, इस दूसरे कार्बन में आपको 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन आप देखिए यहाँ पर 3 क्लोरो समूह के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये साधारण रूप में, सिंपल रूप में यदि हम डीडीटी की स्ट्रक्चर देखें तो वो इस प्रकार की होगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इसको यदि हम दूसरा नाम इसका देते हैं तो इसे हम लिखेंगे 2,2, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो इसे आप लिखेंगे 2,2 डाइक्लोरो। यहाँ पर पैरा डाइक्लोरो बोल सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जब नामकरण होगा तो इसका नाम हम लिखेंगे 2,2, इसे आप लिख सकते हैं 2,2 डाइक्लोरो डाइफेनिल 2,2 डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक 1,1,1 डैश, इसको आप लिख सकते हैं 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेन। क्योंकि यहाँ हमने दूसरे कार्बन पर 2 बेंजीन क्लोरोबेंजीन लिया है, इसलिए हमने यहाँ लिखा 2,2 डाइक्लोरोफेनिल। और यहाँ पर हमने पहले कार्बन पर 3 क्लोरो समूह लिखा है, इसलिए हमने इसे पहले नंबर पर 3 है इसलिए हमने लिखा 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेन। तो क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो इस आधार पर जो यहाँ डीडीटी का निर्माण किया जाता है, तो डीडीटी के निर्माण के लिए जिस यौगिक का हम उपयोग कर रहे हैं उसमें
पैरा क्लोरोबेंजीन के 2 मोल हैं और 1 मोल क्लोरल का लेकर जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उस कंडीशन में जल का एक अणु मुक्त होगा और साथ ही आप देखिए जो यौगिक निर्मित हो रहा है उसका नाम है DDT। DDT का मतलब है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो इस आधार पर या इसे हम लिखते हैं 2,2 डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अब इसके भौतिक गुणों के बारे में यदि हम देखें तो उसे हम इस प्रकार बता सकते हैं। वैसे भी आप DDT की का कलर आप जानते ही होंगे, आपने देखा ही होगा, आप अपने घरों में रखते ही होंगे। यदि मच्छर आपके घर में है तो मच्छरों से बचाव के लिए DDT का छिड़काव किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है भौतिक गुण। भौतिक गुणों के बारे में देखें तो जो DDT है उसका कलर, इसका जो रंग होता है वो श्वेत होता है या सफेद होता है। ये श्वेत कलर का चूर्ण है और थोड़ा दरदरा होता है। वह क्रिस्टली होता है। दूसरी बात, यदि हम इसकी जल में विलेयता देखते हैं तो ये जल में अविलेय है। जल में ये बहुत कम घुलता है, तो जल में ये अविलेय है। ठीक इसी तरह यदि हम कार्बनिक विलायकों की बात करें तो जल में ये अविलेय है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय है। अब जैसा आपको पता है कि जो कार्बनिक विलायक होते हैं इसमें ईथर भी आता है, बेंजीन भी आता है। कार्बनिक विलायकों में विलेय है। अच्छा, एक बात ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जल में क्यों अविलेय है, जल में क्यों नहीं घुलता, क्योंकि जल में अगर ये हाइड्रोजन बंध बनाता है तो ये घुलनशील होता है। क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। किसी भी यौगिक की बात करिए आप, जो भी जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है वह जल में घुलनशील होगा। लेकिन अगर कोई भी यौगिक या कोई भी ठोस पदार्थ यदि जल में नहीं घुल रहा है, इसका मतलब है वो हाइड्रोजन बंध उसके साथ नहीं बनाता है और इसलिए वह कार्बनिक दूसरे जो विलायक होते हैं, दूसरे जो यौगिक होते हैं, विलायक जो कि विलेय को घोलने का काम करता है। तो जो कार्बनिक विलायक में घुल रहा है मतलब उस कार्बनिक विलायक में घुल रहा है मतलब उसके साथ वो क्रिया कर रहा है, उसके साथ क्रिया कर रहा है मतलब उसके बीच में बंध बन रहा है और बंध बनने के कारण ये कार्बनिक विलायकों में ही घुलनशील है और जल में अविलेय है। ठीक इसी तरह यदि हम इसके बारे में यदि देखें तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि इसका जो गलनांक है, गलनांक ज्यादा होता है। 382 केल्विन है इसका, 382 केल्विन इसका गलनांक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भौतिक गुणों के बारे में यदि हम देखें DDT के, तो ये सफेद रंग का चूर्ण है लेकिन जल में अघुलनशील है क्योंकि यह हाइड्रोजन बंध उसके साथ नहीं बनाता। ठीक इसी तरह यदि हम इसके उपयोग के बारे में देखें उपयोग, यदि हम DDT के उपयोग के बारे में देखें तो जो DDT है मच्छरों को मारने के लिए इसका उपयोग होता है। मच्छरों को नष्ट करने के लिए। लेकिन एक इसमें मतलब एक दोष कहना चाहिए DDT में, क्योंकि ये दोष के रूप में यदि हम देखें तो ये प्रदूषण करता है। यदि इसका स्प्रे हम वातावरण में करें तो इसके द्वारा प्रदूषण होता है।
क्योंकि एक प्रकार की स्मेल आती है इसमें, और ये बहुत तीक्ष्ण स्मेल होती है, जिससे पता चलता है कि ये जो DDT है, जैसे ही उसका स्प्रे हम पानी में मतलब वायुमंडल में करें तो उससे प्रदूषण होगा, और प्रदूषण यदि हो रहा है तो ये मान के चलिए कि जो DDT है वो हानिकारक है, हानिकारक है। इसलिए जब भी जहां भी DDT का छिड़काव किया जाता है वहां से लोगों को हटा दिया जाता है, ताकि उसकी जो स्मेल है वो व्यक्ति को मूर्छित ना कर दे। तीसरी बात आप देखिए कि जो USA और अमेरिका में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका में ये प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है। क्यों प्रतिबंधित है ये? क्योंकि वहां का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल को यदि DDT के द्वारा प्रदूषण हो रहा है तो वो DDT के द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए टोटल DDT को हटा दिया गया है। उसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब DDT का वहां पर छिड़काव नहीं किया जाता, उसकी जगह पर कुछ अल्टरनेट, कुछ यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो DDT है, जो कि 2,2-डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है, और यदि हम इसके बारे में भौतिक गुणों की चर्चा हम करें या उपयोग हम देखें तो कुछ बातों में ये लाभदायक भी है, लेकिन अधिकांश बातों में ये हानिकारक के रूप में हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। इसलिए जितने भी महानगर हैं, जितने भी आप देखिए मतलब अमेरिका या USA की बात हम करते हैं तो वहाँ, या जर्मनी की बात करते हैं तो वहाँ पर इस पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसके अल्टरनेट के रूप में एक दूसरा यौगिक जो है उपयोग में लाया जा रहा है, इसका नाम है BHC। तो दूसरा एक यौगिक है जिसे हम BHC कहते हैं। BHC। तो ये जो BHC है, जिसे हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बेंजीन होता है, इस बेंजीन में जब क्लोरीन गैस की क्रिया होती है, थ्राइस-Cl2, क्लोरीन गैस की क्रिया होगी, और क्लोरीन गैस की क्रिया अल्ट्रावायलेट प्रकाश में होती है, पराबैंगनी किरणों में, पराबैंगनी प्रकाश में, या फिर सूर्य के प्रकाश में होती है, सूर्य प्रकाश। इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो जो बेंजीन का मोल है, 1 मोल बेंजीन हम ले रहे हैं और 3 मोल यहाँ पर क्लोरीन के अणु ले रहे हैं, इसकी क्रिया होगी, और ये योगात्मक अभिक्रिया है, योग अभिक्रिया है, और इसके द्वारा कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता। इसमें यह डायरेक्ट नाभिक के साथ क्रिया करता है, और नाभिक के साथ क्रिया करके ये एक नया उत्पाद बना रहा है, जिसको हम BHC कहते हैं। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ सभी जगह CH होता है, CH, 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 CH। तो यहाँ पर आप देखिए, इसकी यदि हम इसके अणुसूत्र के बारे में देखें तो इसे हम लिखेंगे C6H6। 6 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं और 6 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए इसका नाम है बेंजीन, इसे हम बेंजीन कहते हैं। और जब हम इसमें 3 क्लोरीन के मूल के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो जो संरचना बनती है वो इस प्रकार की संरचना बनती है। यहाँ पर आप लिखेंगे CH, यहाँ Cl लिख दीजिए, फिर यहाँ CHCl, 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 CHCl। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, B6 बेंजीन, H6 और C6। इसे आप नोट कर लीजिए।
इसे आपने नोट कर लिया होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर बेंजीन पर क्लोरीन के 3 मोल की हम पराबैंगनी प्रकाश या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमें जो BHC प्राप्त हो रहा है उसे हम लिखते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो इसे संरचना के रूप में आपने देखा कि इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, या इसे हम लिखते हैं 666, इसे लिखा जाता है BHC को हम लिखते हैं या 666, क्योंकि जो बेंजीन की संरचना है इसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, और जो क्लोरीन होता है यह भी 6 होता है, इसलिए इसे हम लिखते हैं 666, या इसका नाम है गैमेक्सेन, गैमेक्सेन कहा जाता है, या इसे हम लिखते हैं लिंडेन, लिंडेन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो BHC हमें प्राप्त हुआ है, और ये जो BHC है इसे हम 666 क्यों कह रहे हैं। यदि आपको पूछा जाता है कि 666 क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, और इसका उपयोग यदि हम देखें तो यहाँ पर उपयोग के रूप में यदि हम देखते हैं तो इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में होता है। कीटनाशी मतलब ये कीटनाशक है, और प्रकृति में जो BHC है वो 4 प्रकार से मिलते हैं, एक अल्फा रूप में, एक बीटा रूप में, एक गामा रूप में, और एक डेल्टा रूप में। मतलब ये आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, ये शुद्ध अवस्था में मिलता है। साथ ही आप देखेंगे कि जो गामा समावयवी है या गामा जो संरचना है, गामा संरचना BHC में मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड में लगभग 12% पाया जाता है। 12% मतलब 12.23% पाया जाता है। इसकी मात्रा इसमें होती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर वैसे BHC के 8 समावयवी होते हैं, 8 समावयवी पाए जाते हैं। मौजूद है, लेकिन सिर्फ 4 ही जो है शुद्ध अवस्था में मिलते हैं। और आजकल DDT के अल्टरनेट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो DDT है इसका उपयोग अमेरिका में प्रतिबंधित हो गया है, तो उसकी जगह पर अल्टरनेट के रूप में आजकल ये जो BHC है गामा समावयवी है, इसका उपयोग आजकल हो रहा है, जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली है। यदि हम BHC की बात करें तो जो BHC है इसमें गामा जो संरचना है आपको 12% प्राप्त हो रही है, और ये 8 समावयवी के रूप में मौजूद है। लेकिन आप देखेंगे कि जो 4 संरचना आपको दिखाई दे रही है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के रूप में, यही शुद्ध अवस्था में हमको मिलती है। और जितने भी बड़े बड़े देश हैं वहां पर BHC का प्रयोग इसकी अपेक्षा अधिक हो रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यह अधिक प्रभावशाली है, अधिक शक्तिशाली है, DDT की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है कीटाणुनाशक के रूप में BHC। इसलिए आजकल इसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, DDT का प्रयोग आजकल कम हो गया है, क्योंकि इसके द्वारा मतलब DDT को हटाने का और BHC को लेने का मेन मकसद ये है कि जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है यह प्रदूषण मुक्त नहीं होता। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे DDT के द्वारा प्रदूषण हो रहा है, लेकिन जो BHC है इसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। तो ये सिर्फ
जैसा कि हमने देखा कि मलेरिया के जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए BHC का प्रयोग किया जा रहा है या कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, जो कि यदि हम DDT में देखें तो DDT में प्रदूषण होता है। जब हम पानी में मिलाकर उसको स्प्रे करते हैं, चाहे आप नालियों में करें, चाहे जो गड्ढे होते हैं जहाँ पानी भरा हुआ है, काफी दिनों से पड़ा हुआ है, तो वहाँ आप देखें तो वहाँ पर जो मलेरिया के कीटाणु है या हम कह सकते हैं कि मच्छर के अंडे हैं, तो उसको यदि हमें नष्ट करना है तो DDT की अपेक्षा यदि हम BHC का प्रयोग करें तो उससे जो स्मेल आएगी वो DDT की अपेक्षा कम होती है, लेकिन प्रभावशाली होती है, अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए जनरली आजकल DDT का प्रयोग कम हो गया है और इसकी अपेक्षा BHC का प्रयोग हो रहा है, जिसको हम आजकल मार्केट में यदि आप जाएं तो आपको गैमेक्सेन के रूप में मिलता है या लिंडेन के रूप में इसका प्रयोग आपको बहुतायत में मिलेगा, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली है और हम चाहते हैं कि प्रदूषण मुक्त हमारा एरिया होना चाहिए, इसलिए ज्यादातर आजकल BHC का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि हम इसमें कंपैरिजन करते हैं, इसमें अगर हम संबंध देखें, इनके बीच में अंतर देखें, तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि जो DDT है वो कम प्रभावशाली है या कम कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग हो रहा है, और ये जो BHC है जिसमें कि प्रदूषण नहीं होता है, तो ऐसी चीजें हमें प्रयोग में लानी चाहिए जो कि प्रदूषण ना करती हो, क्योंकि हमारे देश में काफी प्रदूषण है। और चाहे आप गाड़ियों का प्रदूषण देखें या किसी भी रूप में, तो प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमको ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो क्षेत्र है या जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वो प्रदूषण विहीन होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक तीसरा कंपाउंड है PVC। तो PVC है, इसे हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसीलिए हम इसे लिखते हैं PVC। P से पॉली, V से विनाइल और C से क्लोराइड लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो PVC है इसका यदि हमको निर्माण करना है तो इसके लिए हम लेंगे विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि बहुलीकरण क्या है। पहले हम बहुलीकरण आपको बताते हैं, उसके बाद हम PVC के बारे में बताते हैं। तो PVC का निर्माण यदि हमको करना है तो जिस प्रोसेस का उपयोग करना पड़ेगा, जिस विधि का उपयोग करना पड़ेगा, उसे हम बहुलीकरण कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम एक साधारण से एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। कुछ लकड़ियां हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लकड़ियां ली और लकड़ियों को हमने खुला रखा है और कुछ लकड़ियों को हमने एक रस्सी से हमने बांध दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लकड़ी के सिंगल सिंगल पीस आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर लकड़ी का गट्ठर है। तो यहाँ पर ये जो क्रिया है कि हमने लकड़ी के गट्ठर को बांध दिया है, लकड़ी को आपने बांध दिया है, तो जो बांधने की क्रिया है उसको कहते हैं बहुलीकरण। और जब खुली अवस्था में होती है तो उसे हम कहते हैं एकलक। और जो बहुत सारी संरचनाएं एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं उसे कहा जाता है बहुलक। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, एकलक इकाइयों को जोड़ने से बनी हुई एक बड़ी संरचना और जिस प्रक्रिया से होकर ये बहुलक का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं बहुलक। तो उसे हम कहेंगे बहुलीकरण। तो बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एकलक बहुत सारी इकाइयां आपस में बहुलीकृत होती हैं और बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा एक बड़ा यौगिक बनाती हैं जिसे हम बहुलक कहते हैं। और इस क्रिया विधि को जिसके द्वारा बहुलक का निर्माण हो रहा है बहुलीकरण कहलाता है। तो इसे हम इस एग्जाम मतलब PVC में कैसे निर्मित हो रहा है इसे हम बताते हैं आपको। जैसे CH2 डबल बॉन्ड Cl CH, सॉरी यहाँ H होगा। ये एक संरचना है और यहाँ पर ये जो संरचना है इसे हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणु, मतलब इसको मान लीजिए आप N अणु ले रहे हैं, तो ये N अणु आपस में
बहुलीकृत होते हैं और बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा, यहाँ आप लिख सकते हैं बहुलीकरण, और ये बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा एक यौगिक बनाते हैं और इस यौगिक में आप देख सकते हैं कि जो संरचना बनेगी वो इस प्रकार की होगी। यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, CH इस प्रकार से, और ये एक बंधी हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो विनाइल क्लोराइड है इसके अणु जो है या इसका जो यौगिक आपको दिखाई दे रहा है वो अलग अलग मौजूद है। जैसे हमने लकड़ियों के बारे में आपको बताया था, लकड़ियां अगर खुली हुई रखी हैं तो उसे हम एक लक कहेंगे, या मोनोमर, इंग्लिश में कहा जाता है इसे मोनोमर। तो इसमें छोटी छोटी इकाइयां विनाइल क्लोराइड की बिखरी हुई है। जैसे अगर आपको हार बनाना है तो हार बनाने के लिए मोती लगते हैं और रस्सी लगती है या धागा लगता है। तो आप देखिए यदि मोतियां अलग अलग रूप में है तो उसे हम कहेंगे एक लक इकाई। मतलब विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे एन अणु है, मतलब एन का मतलब होता है बहुत से, एन का मतलब है बहुत। तो यहाँ पर विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे कण यहाँ पर या अणु इसके मौजूद हैं और यही कण आपस में बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा बहुलीकृत हो रहे हैं और ये आपस में जुड़ रहे हैं। मतलब एक हार का निर्माण हो रहा है जिस प्रकार से एक बहुलक का निर्माण हो रहा है, और ये जो बहुलक है इसे हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बंधी हुई संरचना है और ये खुली हुई संरचना है, इसलिए कहा जाएगा इसे एक लक। तो इस प्रकार से आप देखिए एक लक इकाइयां आपस में बहुलीकृत होंगी और बहुलीकृत होने से जिस यौगिक का निर्माण करती है उसे हम बहुलक कहते हैं। और यहाँ पर जो बहुलक है वो है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, यदि इसके बारे में देखें तो इसका जो उपयोग है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बरसाती होती है कि बारिश में आप पहनते हैं बरसाती, तो उसका भी उपयोग इस PVC के द्वारा होता है, बरसाती बनाई जाती है। ठीक इसी तरह आप देखेंगे इसके द्वारा कुछ और भी यौगिक बनाए जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं हेलमेट, जो कि सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। आजकल अनिवार्य हो गया है, बड़े बड़े नगरों में इसको अनिवार्य कर दिया गया है ताकि आपकी सर की या सिर की जो सुरक्षा है वो रहे। तो यहाँ पर हेलमेट के द्वारा सर सुरक्षित रहता है आपका। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हेलमेट जो है किसके द्वारा बन रहा है, PVC के द्वारा बन रहा है। ठीक इसी तरह जो कुछ बहुत सारे खिलौने होते हैं यह भी PVC के द्वारा निर्मित होते हैं और वो काफी मजबूत होते हैं। ठीक इसी तरह आप देखिए केबल के जो पार्ट्स होते हैं वह भी इसी के द्वारा बनाए जाते हैं, PVC के द्वारा। तो ये काफी मजबूत चीज है जो कि बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा निर्मित हो रही है। ठीक इसी तरह आपने पॉलीथीन का नाम सुना होगा कि पॉलीथीन का उपयोग जनरली दुकानों में किया जाता है, दुकानों में सामान रखने के लिए पॉलीथीन का उपयोग होता है। तो पॉलीथीन को भी बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम बहुलीकरण कहते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि जो एथिलीन है, जैसे कि आपको पता है यदि हम एथिलीन की संरचना देखें तो वहां पर भी ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। जैसे इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे इसको इस प्रकार बताया जा सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन का सूत्र है। इसके भी बहुत सारे अणु होंगे और ये बहुत से अणु बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा बहुलीकृत होंगे और बहुलीकृत होने के बाद ये जो संरचना बनेगी इस संरचना को हम कहेंगे HCH यहाँ पर। और ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहेंगे पॉलीथीन, या इसे हम कहते हैं पॉलीएथिलीन। और पॉलीएथिलीन को ही हम शॉर्ट में कहते हैं, जो कि जिसका उपयोग आप बाजारों में करते हैं उसका नाम है पॉलीथीन। पॉलीथीन से अनभिज्ञ तो हो ही नहीं आप, क्योंकि आप खुद भी यदि मार्केट जाते हो तो पॉलीथीन का उपयोग आप करते हैं, चाहे पतली पॉलीथीन हो चाहे मोटी पॉलीथीन हो। तो ये जिसके द्वारा निर्मित हो रहा है उसे हम कहते हैं एथिलीन,
तो यहाँ पर जो पॉलीथीन है या पॉलीएथिलीन है या पॉलीथीन है, इसका निर्माण भी बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा हो रहा है, जिसके द्वारा आप निचोड़ने की जो बॉटल्स होती है वो बनाए जाते हैं। पानी की जो बॉटल्स होती हैं वह इसी पॉलीथीन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक इसी तरह आप देखेंगे कि जो सामान रखने के लिए सामान रखने के थैले बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो बहुत सारे रासायनिक यौगिक हैं वो किस प्रकार से निर्मित होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका उपयोग क्या है, इनके भौतिक गुण क्या है। नेक्स्ट है एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड में की क्रियाशीलता। जैसा कि आपको अभी हम आपको हेलो एरिन बता रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, यदि हम दोनों की संरचना देखें, यदि हम एल्किल हैलाइड की संरचना देखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं HCl, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसे हम लिखते हैं CH3Cl, जैसा कि आपको पता है इसे हम मेथिल क्लोराइड कहेंगे या क्लोरोबेंजीन कहेंगे, क्योंकि ये भी हैलोजन है ये, और ये यहाँ पर एल्किल मूलक है। ठीक इसी तरह अगर हम ये तो एल्किल हैलाइड है, इसे हम कहेंगे एल्किल हैलाइड। ठीक इसी तरह यदि हम एरिल हैलाइड की बात करें तो इसकी यदि हम संरचना लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार की संरचना। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनके बीच जो बंध दिखाई दे रहा है, C और Cl के बीच में जो बंध है, यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी होती है, कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो दूरी होती है या इसके बीच की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है, इसकी लंबाई अधिक है। इनके बीच जो बंध दिखाई दे रहा है कार्बन और क्लोरीन के बीच का बंध, ये काफी अधिक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर CCl, ये जो बेंजीन है, क्योंकि इसमें अनुनादी संरचनाएं होती हैं, और यदि हम इनके बीच के बंध की बात करें तो यहाँ पर भी ये C और Cl के बीच में बंध दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इनके बीच की जो बंध दूरी होती है वो कम होती है। यहाँ पर इसके बीच की जो बंध दूरी है वो कम है, और कम होने के कारण इस कार्बन और क्लोरीन के बीच एक घनिष्ठता होती है, और घनिष्ठता के कारण इनके बीच की दूरी कम होगी, और इस वजह से इस क्लोरीन को इस यौगिक से निकालना मुश्किल होता है। इसलिए ये ज्यादा सक्रिय होते हैं, या ये जो यौगिक हैं इसमें से यदि हमको विदलन की क्रिया करनी है या Cl के परमाणु को हमको इस बेंजीन से अलग करना है तो हमें कठिनाई होती है। किंतु यदि हम मेथिल क्लोराइड की बात कर रहे हैं या हम एल्किल क्लोराइड, या इसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड और इसे हम कहते हैं एरिल हैलाइड, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक यौगिक है, और ये एलिफेटिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कोई रिंग आपको नहीं दिखाई दे रही, इसमें कोई चक्र आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इस संरचना में देखें, यहाँ पर आपको एक रिंग दिखाई दे रही है, और सभी में आप देखिए सभी कॉर्नर में आपको कार्बन दिखाई देगा, और कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो यहाँ पर यदि हम इसके सक्रियता की बात करते हैं, यदि हम इस बेंजीन के क्लोरो समूह और कार्बन समूह की सक्रियता की बात करते हैं या एरिल हैलाइड की सक्रियता की बात करते हैं, तो इसमें मौजूद हैलाइड समूह और कार्बन परमाणु के बीच की दूरी कम होने के कारण यह सक्रिय होता है, और इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच बंध दूरी अधिक होने के कारण यह कम सक्रिय होता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं यह अधिक सक्रिय है और यह कम सक्रिय है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर बंध दूरी जो है कम है, इसलिए ये मजबूती से इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके बीच की दूरी अधिक है, और जब दूरी अधिक होती है तो कार्बन से क्लोरीन को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, और जब कार्बन से क्लोरीन को हम आसानी से अलग कर रहे हैं मतलब प्रतिस्थापन आसानी से हो रहा है, तो यहाँ पर किसी भी यौगिक के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएगा, और प्रतिस्थापन से यहाँ पर आप देखिए तो ये अलग होगा और ये बना लेगा CH3
और Cl। लेकिन यहां पर यदि हम देखें तो यहां से यदि हमको C6H5 और Cl को अलग करना है तो यहां पर हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये आसानी से अलग नहीं होते, क्योंकि ये इनके बीच की दूरी कम है, इसलिए ये मजबूती से जुड़ा हुआ है, और इनके बीच की दूरी अधिक होती है, इसलिए इसे हम आसानी से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में तुलना करें तो एल्किल हैलाइड कम सक्रिय है या यह जो है अधिक एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर हम एरिल हैलाइड की बात करें यह अधिक सक्रिय होता है। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए यहाँ पर जो हैलाइड जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हैलोजन समूह में आप देखिए बहुत सारे सदस्य होते हैं, चाहे आप क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, आयोडीन की बात करें, तो इन सभी में यदि हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि यहाँ पर जो परमाणु जुड़े हुए हैं या जो हैलोजन समूह जुड़े हुए हैं वो इस प्रकार के हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर C6H5 आई है तो ये अधिक सक्रिय होगा, C6H5 Br है, C6H5 Cl, H5Cl है। तो यहाँ पर आप देखिए ये सबसे ज्यादा सक्रिय होगा, ये उसकी अपेक्षा ये अधिक सक्रिय है, ये उसकी कम सक्रिय है, लेकिन अगर क्लोरो समूह है तो वो उसकी अपेक्षा कम सक्रिय होगा। तो इस प्रकार से बेंजीन के साथ यदि यहाँ पर आयोडो समूह जुड़ा हुआ है वह बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि हम हेलोएरिन की बात करते हैं तो हेलोएरिन में हैलोजन समूह के साथ बेंजीन समूह जुड़ा हुआ होता है, और उसकी क्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, कि वह क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या कोई दूसरा हैलोजन समूह, चाहे फ्लोराइड ही क्यों ना हो, क्योंकि फ्लोराइड इसमें बहुत कम एक्टिव है और सक्रियता के रूप में देखें तो उसकी सक्रियता बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से हेलोएरिन के बारे में आपने देखा कि ये किस प्रकार की इसकी सक्रियता होती है, इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं, इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, इनके उपयोग आपने देखे। तो आज के लिए बस इतना ही और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू। बच्चों, हमने आपको 13वें चैप्टर में आपको बताया था बेंजीन हेक्साक्लोराइड की संरचना, उसकी रासायनिक अभिक्रिया में हम बता रहे थे आपको। बेंजीन हेक्साक्लोराइड की संरचना हमने इस प्रकार बताई थी, Cl Cl Cl, ये संरचना बनाई थी हमने आपको। तो ये संरचना गलत है क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं होगा अल्टरनेट क्रम में, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसे आप सुधार लेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर Cl जुड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको हम BHC कहते हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वह भी 6 होता है और यहाँ C जो है क्लोरीन जो है वह भी 6 होता है। तो यहाँ पर ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बेंजीन है, और बेंजीन में आप देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 है, हाइड्रोजन की संख्या भी 6 है, और जो Cl है उसकी संख्या भी 6 होती है। तो इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आने का सवाल ही नहीं उठता है, वो हमने गलती से यहाँ लिख दिया था। ठीक इसी तरह यहाँ पर हमने एक आपको विनाइल क्लोराइड के बारे में बताया था, और इसकी संरचना हमने लिखी थी CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ हमने सिंगल ही लिखा था, और इसे हम इस प्रकार लिखे थे CH(CCl) का होल है, ऐसे लिखा था हमने। तो ये ध्यान में रखेंगे, विनाइल क्लोराइड का जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो यहाँ पर कार्बन नहीं आता, यहाँ सिर्फ Cl होगा। तो ये C को, ये मतलब एक कार्बन को आपको हटाना है, तो कार्बन को यदि आप हटा देते हैं तो ये बन जाएगा, इसको आप सिर्फ यहाँ Cl लिखेंगे इस प्रकार से, तो ये हो गया पॉलीविनाइल
क्लोराइड। और ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड के जब असंख्य अणु आपस में बहुलीकृत होते हैं बहुलीकरण अभिक्रिया के द्वारा, तो पीवीसी का निर्माण होता है। और ये पीवीसी जो है दृढ़ प्लास्टिक है और इसके द्वारा हम कई प्रकार की बाल्टियां बना सकते हैं। मजबूत प्लास्टिक इससे बनाया जाता है। तो ये पीवीसी है जिसमें यहाँ C कार्बन नहीं होता है, डायरेक्ट CH के साथ Cl जुड़ा होता है और यहाँ पर ये श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और यहाँ पर हम यहाँ N लिखते हैं। ठीक है, इसे आप सुधार लेंगे। थैंक यू।